हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम कछावा शासक, आमेर के शासक स्वाई जय सिंह द्वितीय के विषय में है वो चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वाई जय सिंह आमेर के एक महत्वपूर्ण शासक थे और उन्होंने ही जयपुर की स्थापना की और जयपुर में ही उन्होंने जंतर मंतर है उसकी स्थापना की। तो स्वाई जय सिंह एक महान शासक थे। उन्होंने 7 मुग़ल शासकों का है वो शासनकाल देखा। औरंगजेब से लेकर के मोहम्मद शाह रंगीला तक के 7 शासकों का शासनकाल उन्होंने देखा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में आप चर्चा करें कि तो आप जानते हैं कि स्वाई जय सिंह है वो आमेर के शासक बिशन सिंह के लड़के थे और इनका जन्म 3 सितंबर 1688 को है वो हुआ। और बिशन सिंह की 1700 ईस्वी में मृत्यु होने पर 12 वर्ष की अवस्था के अंदर है स्वाई जय सिंह है वो आमेर के शासक रहते हैं और मृत्यु पर्यंत है ये मुग़ल सेवा के अंदर है वो रहते हैं, आमेर के शासक है वो रहते हैं। तो स्वाई जय सिंह है उसको स्वाई की उपाधि का जहाँ तक प्रश्न है, आप जानते हैं कि बिशन सिंह के 2 लड़के थे, एक विजय सिंह थे और एक जय सिंह थे। और जब जय सिंह जो जय सिंह है उनको जब बिशन सिंह है वो औरंगजेब के दरबार में ले जाते हैं तो औरंगजेब है वो जय सिंह जी से वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और क्योंकि जय सिंह जी का बचपन का नाम विजय सिंह था इसलिए औरंगजेब इनका नाम है वो जय सिंह रख देते हैं और उनको स्वाई की उपाधि है वो प्रदान करते हैं। स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने जय सिंह को दी और इनका नाम जो बचपन का नाम जो विजय सिंह था वो भी इन्होंने बदला। और इसका कारण ये था कि स्वाई जय सिंह औरंगजेब है वो जो जय सिंह को है वो वाकपटुता और बुद्धिमानी के अंदर है वो और समझदारी के अंदर है वो मिर्ज़ा रज़ा जय सिंह से 1.25 गुना वो ज़्यादा समझते थे। इसलिए औरंगजेब ने है वो जय सिंह को स्वाई जय सिंह की उपाधि है वो दी। और इसके बाद जयपुर के सभी शासक है वो स्वाई की उपाधि है जयपुर के सभी शासकों ने स्वाई की उपाधि धारण की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वाई जय सिंह जो है वो 1700 ईस्वी में शासक बनते हैं, लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके पुत्रों के बीच में है उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। और उत्तराधिकार के संघर्ष के लिए है वो 1707 के अंदर जो उत्तराधिकार का जो पहला युद्ध होता है वो जजाऊ का युद्ध होता है। 2 जून 1707 को आगरा से 20 किलोमीटर दूर जो जजाऊ नामक स्थान है वहाँ पर औरंगजेब के जो 2 पुत्र हैं मोजम और आजम के बीच में है वो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। और इस उत्तराधिकार के संघर्ष के अंदर है वो मोजम है वो आजम को है वो पराजित कर देता है और इसमें आजम है वो एक तरह से मारा जाता है। और जो एक तरह से क्या है कि जो मोजम है वो बहादुर शाह के नाम से है वो शासक बनता है। इस उत्तराधिकार के संघर्ष में क्या था कि जो आजम है उसकी सहायता है वो स्वाई जय सिंह करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मोजम है वो जया बहादुर शाह जिसको कहते हैं वो नाराज़ हो जाता है स्वाई जय सिंह से। इसलिए वो आमेर की गद्दी से 1701 के अंदर है वो आमेर की गद्दी जो एक तरह से जो 1707 के अंदर जो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो बहादुर शाह शासक बनता है तो वो एक तरह से क्या है कि बहादुर शाह है वो जो क्या कहना चाहिए कि स्वाई जय सिंह को आमेर की गद्दी से हटा देता है और उसके जो भाई है उसको जो विजय सिंह है उसको आमेर की गद्दी पर है वो नियुक्त कर देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो स्वाई जय सिंह है वो अब कोई कहीं का शासक नहीं रहा और एक तरह से एक मुग़ल मनसबदार की हैसियत उसकी रह गई। इसलिए वो पुनः एक तरह से क्या है कि आमेर की गद्दी है वो प्राप्त करने का प्रयास करता है। और इसी समय जैसा कि क्योंकि जो बहादुर शाह है वो आमेर पर अधिकार कर लेता है और उसका एक तरह से क्या है कि उसका नाम है मोमिनाबाद है वो रख देता है, आमेर का नाम मोमिनाबाद रख देता है और उसका फौजदार है सैयद हुसैन खां को है वो नियुक्त कर देता है।
और इसके पश्चात जैसे मैंने आपको बताया कि स्वाई सिंह है वो पुनः अपने आमेर की गद्दी वो प्राप्त करने का वो प्रयास करता है। और इसके लिए वो क्या है कि जो मेवाड़ मारवाड़ है के शासकों से है वो एक समझौता करता है और इस समझौते को देबारी समझौता कहते हैं। तो मई 1708 को क्या है कि स्वाई जयसिंह है वो आमेर की गद्दी पुनः प्राप्त करने के लिए है मेवाड़ और मारवाड़, या हम कहें कि मेवाड़ मारवाड़ और जयपुर के 3 शासकों के बीच में है वो एक समझौता होता है। और उस समझौते के द्वारा है, उस समझौते के माध्यम से है वो स्वाई जयसिंह पुनः आमेर का शासक वो बन जाता है। इस समझौते को देबारी समझौता कहता है। देबारी समझौता क्या था? देबारी समझौता मेवाड़ मारवाड़ और जयपुर के जो 3 रियासतों के मध्य जो समझौता हुआ और उस समझौते के द्वारा है वो एक प्रकार से जो स्वाई जयसिंह को आमेर की गद्दी वो पुनः प्राप्त हो जाती है, उसको देबारी समझौता कहते हैं। तो इसमें जैसे आप जानते हैं कि स्वाई जयसिंह को जब बहादुर शाह ने है वो आमेर की गद्दी से हटा दिया और आमेर का नाम मोमनाबाद रख दिया, तो ऐसी स्थिति में स्वाई जयसिंह है और उसका जो भाई है उसको विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। तो ऐसी स्थिति में स्वाई जयसिंह है वो बहादुर शाह से मिलकर के है वो पुनः जो अपना राज्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। और इसी समय क्या है कि जो बहादुर शाह है वो अपने जो भाई है उसका भाई जो कामबख्श था वो दक्षिण चला गया था, उसके विद्रोह का दमन करने के लिए वो दक्षिण की ओर जाता है। और इसी के इनके साथ ही है, बहादुर शाह के साथ है वो स्वाई जयसिंह भी है वो दक्षिण के अंदर कामबख्श का विद्रोह करने जा रहा था, उसके साथ है वो चला जाता है। और इसी समय जैसा आप जानते हैं कि दुर्गादास राठौड़ की सहायता से है वो अजीत सिंह है उसको मारवाड़ का शासक बना दिया जाता है। और क्योंकि अजीत सिंह है वो जैसा कि आप जानते हैं कि जजाऊ के युद्ध के अंदर है उसने किसी भी पक्ष का सहयोग नहीं दिया, इसलिए बहादुर शाह है वो एक प्रकार से क्या है कि जो 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 अजीत सिंह है उसको भी है वो मारवाड़ के पद से है वो हटा देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो बहादुर शाह है वो अपने भाई का जो विद्रोह का दमन करने जा रहा था, तो उस समय ये दोनों उसके साथ थे, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और मेवाड़ जयपुर का शासक स्वाई जयसिंह, ये दोनों उसके साथ थे। और ये जो जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जब दोनों साथ थे और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इनका एक तरह से क्या है कि बहादुर शाह इन तीनों के बीच के अंदर एक समझौता होता है। और इस समझौते के अंतर्गत क्या है कि जो मेवाड़ का शासक अमर सिंह सेकंड है वो अपनी पुत्री चंद्र कंवर का जो विवाह है इस शर्त के साथ है वो स्वाई जयसिंह के साथ कर देता है कि उससे यदि पुत्र होगा तो ऐसी स्थिति में वो आमेर का उत्तराधिकारी होगा, अर्थात स्वाई जयसिंह का उत्तराधिकारी होगा। और पुत्री होगी तो वो मुगलों के साथ है उसका विवाह नहीं किया जाएगा। स्वाई जयसिंह ने इस शर्त को मान ली और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय है उसके साथ है वो एक प्रकार से है वो चंद्र कंवर उसके साथ है वो विवाह कर लिया। और इसी के साथ क्या है कि एक प्रकार से है वो आमेर रियासत के अंदर उत्तराधिकार का संघर्ष है वो प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि स्वाई जयसिंह है वो जोधपुर के साथ, स्वाई जयसिंह ने जोधपुर के शासक जो अजीत सिंह है उसकी पुत्री सूरज कंवर के साथ भी विवाह कर लिया था। और सूरज कंवर ने ईश्वर सिंह को जन्म दिया। और जो हिंदू उत्तराधिकार का नियम था उसके अनुसार है वो सबसे बड़ा पुत्र है वो उत्तराधिकारी होना चाहिए। और इसमें जो सूरज कंवर उसने ईश्वर सिंह को जन्म दिया और जो चंद्र कंवर है उसने माधो सिंह को जन्म दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच के अंदर है वो उत्तराधिकार के लिए वो संघर्ष होता है। और क्योंकि बड़े पुत्र के राजपूतों के जो उत्तराधिकार का नियम था उसके अनुसार बड़े पुत्र को शासक बनना चाहिए और ईश्वर सिंह को शासक घोषित कर दिया जाता है क्योंकि ईश्वर सिंह बड़े थे। लेकिन जो देबारी समझौता है उस देबारी समझौते के अनुसार है वो माधो सिंह को है वो शासक बनाया जाना चाहिए था। क्योंकि देबारी समझौते के अंतर्गत है वो मारवाड़ के महाराणा जो अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्र का विवाह इसी शर्त पे किया था कि जो उत्तराधिकारी है वो आमेर का उत्तराधिकारी है, स्वाई सिंह का उत्तराधिकारी है वो उसका पुत्र है वो माधो सिंह बनेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इन जो बहादुर शाह ने है वो अमर सिंह और जो अजीत सिंह है उनको माफ़ी मांगने पर वो दोनों का राज्य वापस देने के लिए भी है वो शर्त रखी। लेकिन
इस शर्त को है वो उन दोनों ने वो स्वीकार नहीं किया। और लेकिन जब ये लेकिन क्या है कि बहादुर शाह उसने स्वाई जय सिंह को है वो 11 जून 1710 को है वो आमेर का शासक है वो स्वीकार कर लिया। और ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच के अंदर जो युद्ध होता है, और इसके अंदर क्या है कि ईश्वर सिंह है वो माधो सिंह को पराजित कर देता है। एक प्रकार से ईश्वर सिंह माधो सिंह को पराजित कर देता है। और ये जो ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में जो एक प्रकार से जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को है वो राजमहल का युद्ध कहा जाता है। तो 1747 में ईश्वर सिंह माधो सिंह के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें ईश्वर सिंह है वो माधो सिंह को पराजित कर देता है। और एक तरह से इस उपलक्ष्य के अंदर है, इस जीत के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह है वो जयपुर के अंदर ईश्वर अलाट की स्थापना करता है। और बाद के अंदर क्या है कि ईश्वर सिंह है वो फांसी लगा करके है वो एक प्रकार से अपना आत्महत्या वो कर लेता है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये कहा जा सकता है कि जयपुर का जो उत्तराधिकार की जो समस्या पैदा हुई, उस समस्या का जो मेन कारण था वो जो स्वाई जय सिंह के द्वारा है वो चंद्र कंवर को दिया गया है या अमर सिंह द्वितीय को दिया गया वचन था, जिसके कारण से है वो जयपुर के अंदर ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच के अंदर उत्तराधिकार का वो संघर्ष होता है। स्वाई जय सिंह का एक योगदान हम ये भी मान सकते हैं कि स्वाई जय सिंह ने जो राजस्थान के अंदर जो मराठों का जो प्रवेश है या राजपूताना के अंदर मराठों का प्रवेश न हो, इसको रोकने के लिए है वो जो रुचि है वो स्वाई जय सिंह द्वितीय ने दिखाई। और उनके प्रयास से क्या है कि 17 जुलाई 1734 को है वो हुडा में एक सम्मेलन हुआ, और जिसको हुडा सम्मेलन कहा जाता है। हुडा जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो भीलवाड़ा के अंदर है, और यहाँ पर स्वाई जय सिंह है वो के प्रयास से है वो हुडा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और इस सम्मेलन के अंदर है वो जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह है, मेवाड़ के शासक जगत सिंह सेकंड है, बीकानेर के शासक है वो जोरावर सिंह है, कोटा के शासक दुर्जन साल है, बूंदी के शासक दलील सिंह है, नागौर के भक्त सिंह है, किशनगढ़ के जो राज सिंह है, करौली के गोपाल सिंह और मेवाड़ के जगत सिंह जो सेकंड है, ये विभिन्न शासक है वो सम्मिलित होते हैं। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो मेवाड़ के शासक है वो जगत सिंह सेकंड है वो करते हैं। तो हुडा सम्मेलन महत्वपूर्ण था, क्योंकि हुडा सम्मेलन के अंदर के इन विभिन्न शासकों के बीच के अंदर जो समझौता होता है, इसको अहमदनामा कहा जाता है। समझौता पत्र को अहमदनामा कहा जाता है। और इस अहमदनामा के अंतर्गत है ये प्रावधान किया गया था कि जो सभी शासक हैं जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था, वो एक दूसरे को सुख दुख के अंदर वो सहयोग करेंगे और एक दूसरे के शत्रु को शरण नहीं देंगे। और वर्षा ऋतु के बाद है वो रामपुरा गुचा में अपनी सेना लेकर के वो मराठों के विरुद्ध है वो सामूहिक है वो संघर्ष करेंगे। ये अहमदनामा के अंदर है वो एक तरह से है वो प्रोविज़न हुआ था। अर्थात अहमदनामा के अंदर विभिन्न शासकों ने ये समझौता किया था कि वो एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के शत्रु को शरण नहीं देंगे। और एक प्रकार से क्या है कि मराठों का राजपूताना में जो प्रवेश है उसको रोकने के लिए अपनी अपनी सेनाओं को लेकर के है वो वर्षा ऋतु के बाद है वो रामपुरा है में एकत्रित होंगे और मराठों के विरुद्ध वो सामूहिक संघर्ष करेंगे। तो ये जो हुडा सम्मेलन है, ये राजपूतों का जो एक मराठों को रोकने का जो संगठित प्रयास है, ये खानवा के युद्ध के बाद में राजपूत शासकों का पहला सामूहिक है वो पहला संयुक्त मोर्चा था। लेकिन निजी स्वार्थों के कारण से है वो यहाँ कोई भी शासक उपस्थित नहीं हुआ। और हुडा सम्मेलन जो ऐतिहासिक तो था, लेकिन कोई इतिहास है उसको बदल नहीं सका। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हुडा सम्मेलन है वो स्वाई जय सिंह के प्रयास से हुआ। हालांकि इसकी अध्यक्षता है वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने की, लेकिन हुडा सम्मेलन है वो एक प्रकार से क्या है कि असफल वो रहता है। और क्योंकि जो रामपुरा है वो होलकर का क्षेत्र था, और होलकर और सिंधिया की सेना है वो एक प्रकार से वो राजपूत को घेर लेती है, और उसमें राजपूत शिविर के अंदर है वो रसद सामग्री की कमी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में मराठों को 22 लाख रुपए वो रकम देकर के मुगल सेना है वो पीछे वो हटती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक प्रबल रणनीति का भाव था, और इन जो शासकों की जो एक तरह से रणनीति थी
वो आपसी स्वार्थ के कारण से, अहंकार के कारण से वोडा सम्मेलन असफल रहता है। लेकिन स्वाई जय सिंह ने है वो इसके लिए प्रयास किया था। इसी तरह से जैसे राजस्थान में मराठों का जो प्रवेश है वो बूंदी के उत्तराधिकार के को प्रश्न को लेकर होता है। बूंदी के उत्तराधिकार के प्रश्न में स्वाई जय सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो बूंदी का जो उत्तराधिकार का युद्ध है उसमें क्या था कि बूंदी का जो हाड़ा शासक बुद्ध सिंह था वो स्वाई जय सिंह का मित्र था, और जो 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 बुद्ध सिंह है उसकी जो एक तरह से हम कहें कि जो 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 बुद्ध सिंह है, स्वाई जय सिंह है, उसने जो बुद्ध सिंह है उसको हटा दिया, और उसको हटा करके है जो जो एक जो हम कहें कि बुद्ध सिंह को हटा करके है वो उसके स्थान उसके जो स्थान पर है वो स्वाई जय सिंह ने क्या किया कि करवड़ के जो जागीरदार है जो सालिम सिंह है उसका जो पुत्र दलेल सिंह है उसको बूंदी का शासक घोषित कर दिया। और न केवल बूंदी का शासक उसको घोषित कर दिया, अपितु स्वाई जय सिंह है उसने अपनी जो पुत्री है उसका विवाह है वो एक तरह से अपनी पुत्री जो कृष्णा कंवर उसका विवाह दलेल सिंह से कर दिया। तो जो स्वाई जय सिंह की जो एक तरह से जो बहन थी अमर कंवरी है, वो एक तरह से क्या है कि बुद्ध सिंह की पत्नी थी, और वो एक तरह से क्या है कि वापस बूंदी का शासक बनने के लिए वो मराठों का सहयोग लेती है, और मराठा जो बलवार होलकर है, मराठा सरदार बलवार होलकर उसको राखी भेजती है, और एक तरह से इसके बदले के अंदर वो 6 लाख रुपए देने का वो वादा भी करती है। तो इस तरह से क्या है कि जो बूंदी का उत्तराधिकार का जो प्रश्न है वो एक तरह से स्वाई जय सिंह का इसमें महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कि, और उसी बूंदी के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर भी राजस्थान के अंदर है वो एक भाड़े के सैनिक के रूप के अंदर है वो मराठों का राजस्थान के अंदर प्रवेश होता है, क्योंकि जो स्वाई जय सिंह है उन्होंने ही बुद्ध सिंह को हटा करके है वो दलेल सिंह को शासक बना दिया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो दलेल सिंह और बुद्ध सिंह और दलेल सिंह के मध्य है वो बूंदी का जो उत्तराधिकार का जो प्रश्न होता है, उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, और इस संघर्ष के अंदर है वो सहायता प्राप्त दोनों पक्ष सहायता प्राप्त करने के लिए मराठों की शरण में जाते हैं, और इस प्रकार बूंदी के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के है वो राजस्थान के अंदर है वो मराठों का हस्तक्षेप है वो बढ़ता है। तो बूंदी के उत्तराधिकार के प्रश्न के जो प्रश्न है वो भी एक प्रकार से है वो स्वाई जय सिंह का है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जाता है। तो इस तरह से क्या है कि स्वाई जय सिंह है कि जो 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 राजनीतिक उपलब्धियों की हम बात करें तो स्वाई जय सिंह को एक प्रकार से जो मालवा का जो सूबेदार है वो भी बनाया जाता है, और मालवा की एक महत्वपूर्ण स्थिति थी, और मालवा भौगोलिक जो जोग्राफिकल कंडीशन मालवा की वो महत्वपूर्ण थी, और जो स्वाई जय सिंह है वो स्वाई जय सिंह को मालवा की 3 बार वो सूबेदारी वो दी जाती है, और 1713 के अंदर है, 1729 के अंदर और 1732 के अंदर है, जिसमें एक प्रकार से प्रथम सूबेदारी के अंदर है वो जो स्वाई जय सिंह वो सफल रहता है, लेकिन द्वितीय और तृतीय जो सूबेदारी है उसके अंदर वो असफल रहता है, जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।